ओके दोस्तों, अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है उस पे? ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इसका मास है एमी और रेडियस जो है वो है आर, ठीक है। नाउ अर्थ के सरफेस से विथ अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट मैंने वर्टिकली इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। फाइंड एच मैक्स फ्रॉम द सरफेस, find H max from the surface, both approximate and exact. Okay. अच्छा, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम लोग जब ग्रेविटेशन पढ़े थे उससे पहले हम लोग यहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर चुके हैं, बट वहां पर हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को हम लोगों ने कांस्टेंट माने थे, जो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ वी नॉट डेफिनेटली ट्रू है। ओके, सॉरी। नाउ पहले हम लोग देखेंगे फॉर द अप्रॉक्स केस, जी जो है उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो जी जो होगा उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली जी सरफेस ही मानेंगे, और जिसका वैल्यू है जी एम ई बाई आर स्क्वायर। ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जी है जिसको हम मान लेंगे। सो इन दैट केस जो हमारा एच मैक्स होगा वो हम सिंपली कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो एच मैक्स जो होगा दैट विल बी सिंपली वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2GS, और इसका जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2GME। ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एच मैक्स है, ठीक है। Now let us see for the exact calculation, ठीक है। इसको H डैश मैक्स बोलो। ऑब्वियस सी बात है, G वेराइज विथ हाइट। जो हमारा G है वो डेफिनेटली हाइट के साथ वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट को मान लो एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट को मान लो है एच मैक्स। तो सेंटर से जो दूरी होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा आर ई प्लस एच मैक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहां पर जो अप्लाई करने वाले हैं वो है, अच्छा, अर्थ हमारा मूव नहीं करता, ये वाला चीज हमारा एजम्पशन रहेगा। जो हमारा बॉडी का मास है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अर्थ, तो अर्थ जो है वो हमारा प्रैक्टिकली स्टेशनरी रहेगा, वो हमारा मूव नहीं करने वाला है। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो, जो हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू माइनस जी एम ई, बॉडी का मास को m मान लो, बाई आर ई। और जो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। जो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी?
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस जी MEM बाई RE प्लस H मैक्स। और जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी मैक्सिमम हाइट पे ऑब्वियसली बॉल जो होगा वो हमारा स्टेशनरी होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हुए मैं लिख सकता हूं माइनस GMEM बाई RE प्लस हाफ m V0 स्क्वायर माइनस GMEM बाई RE प्लस H मैक्स। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। एंड m अब यहां पर कैंसल आउट कर दो तो GME बाई RE प्लस H मैक्स जो आएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, GME बाई RE माइनस V0 स्क्वायर बाई 2। और इसको अगर मैं कंप्यूट करूं दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स RE और यहां पर आ जाएगा 2GME माइनस V0 स्क्वायर इंटू RE। सो RE प्लस H मैक्स, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2RE इंटू GME डिवाइडेड बाई 2GME माइनस V0 स्क्वायर बाई RE। साइड चेंज कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। सो यहां से जो मेरा H मैक्स आएगा, अगर मैं इसको कंप्यूट करूं माइनस RE को उधर कर दूं तो ये वाला टर्म तो कटेगा 2GME वाला, तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी V0 स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर बाई 2GME माइनस V0 स्क्वायर इंटू RE। ये हमारे पास आएगा द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ H मैक्स। तो हम लोगों ने दो चीज कर लिए हैं। अगर हमारा V0 बहुत ज्यादा छोटा होगा तो इन दैट केस उतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा यहां पे V0 का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ तो इन दैट केस जो हम लोगों को प्रॉपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कंसिडर करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके। अच्छा, इसका सब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन H max and H dash max। यानी जो हमारा H max है, जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ H है, और जो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ H है, तो उन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बनाने की जरूरत है। तो हम किस तरीके से रिलेशन बनाएंगे, सबसे पहले उस बारे में ध्यान दो। लेट्स सी, अगर हम लोग यहां से आते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस GME बाई RE। अच्छा, V0 स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, V0 स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू है GS इंटू H डैश मैक्स। V0 स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू जो है वो है GS इंटू H डैश मैक्स, ठीक है। हाँ, ये आ गया।
that will be equals to minus GME by RE plus H max, ये हमारे पास आ जाएगा। मैंने V नॉट स्क्वायर को इससे रिप्लेस किया। अच्छा, अब GS को मैं क्या लिख सकता हूं? GME अपॉन RE स्क्वायर, ये चीज मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें समझ में आ चुका है। तो दोस्तों कंप्यूट करते हैं। GME बाई RE प्लस H मैक्स कितना आ जाएगा मेरे पास? GME बाई RE माइनस GME H डैश मैक्स बाई RE स्क्वायर, हाँ कि ना? ये चीज हम लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले एक काम करो, GME को खत्म कर डालो। मेरे पास आएगा 1 बाई RE प्लस H मैक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई RE माइनस H डैश मैक्स बाई RE स्क्वायर। यहां पर नीचे अगर मैं एलसीएम लेता हूं और उसको उल्टा कर देता हूं तो RE प्लस H मैक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू RE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE माइनस H डैश मैक्स। ओके, H मैक्स जो आएगा RE को उधर ले जाओ, RE स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इट विल बी RE इंटू H डैश मैक्स बाई RE माइनस H डैश मैक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करने का मन है तो एक काम करो, इसको उल्टा कर दो। 1 बाई H मैक्स इज इक्वल्स टू, उल्टा अगर मैं करूंगा तो दिस बाई दिस आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 बाई H डैश मैक्स माइनस 1 बाई RE। So the final relation that we will have is 1 by H dash max minus 1 by H max is equals to 1 by RE। तो दोस्तों यहां पर एक ध्यान दो, अगर हमारा H max काफी ज्यादा छोटा क्वांटिटी है तो इन दैट केस ये वाला टर्म हमारा सिग्निफिकेंस रखेगा, यानी H मैक्स अगर हमारा बहुत बड़ा होगा, ठीक है, यहां पे एक्चुअल में काफी हाइट तक राइज कर रहा है, वहां पर ये वाला क्वांटिटी जो है वो हमारा सिग्निफिकेंस रखेगा। बट अगर मान लो H मैक्स छोटा हुआ तो 1 बाई H मैक्स काफी बड़ा है, 1 बाई RE को उसके सामने प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट करते हुए 0 ले लो और जो हमारा H डैश मैक्स होगा उसका वैल्यू प्रैक्टिकली H मैक्स के इक्वल ही होने वाला है। तो ये वाला बात को हम सबसे पहले समझ ले। ये वाला रिलेशन को अगर याद रख सकते हो रख लो, बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हमें ये वाला चीज मदद करता है, क्योंकि H डैश मैक्स निकालना बहुत आसान है। तो देखो जल्दी से क्वेश्चन, फाइंड V naught for which it rises
to a height of RE। सरफेस के ऊपर RE राइज करने के लिए हमें कितना वेलोसिटी V0 से फेंकना पड़ेगा? तो Hmax जो है वो है हमारा RE। तो 1/h डैश मैक्स जो आएगा उसको सिंपली वहां पर ले आओ। जो हमारा गलत हाइट होगा h डैश मैक्स, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू RE/2। यानी अगर मैं गलत तरीके से कंप्यूट करूंगा g को कांस्टेंट मानते हुए, अगर एक्चुअल में वो RE तक राइज कर रहा है तो गलत कंप्यूट करने पर वो RE/2 तक आएगा। बट h डैश मैक्स का वैल्यू तो हम जानते हैं V0² /2GS है। सो V0²/2GS इज इक्वल्स टू RE/2। तो V0² का वैल्यू होगा RE इंटू GS। तो हमारे पास जो V0 आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू √GME/RE। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ी सी मदद मिलती है, थोड़ा सा आसान बन जाता है। पहले एक बार सही हाइट से गलत हाइट कंप्यूट कर लो, और गलत हाइट के लिए तो डायरेक्टली हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अवेलेबल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर ये रिलेशन हमें याद है तो ये पूरा एनालिसिस करने से हम बच जाएंगे। देखो, ऐसे पूरा एनालिसिस करना पड़े तो भी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, कोई बहुत तोप बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार के लिए हम ऐसा भी प्रॉब्लम को सोच सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन का एक कॉरोलरी, फाइंड V0, इसका मिनिमम वैल्यू फॉर विच जो मास m है इट नेवर कम्स बैक टू अर्थ। ठीक है। अच्छा, देखो, अगर ये कभी भी अर्थ में कम बैक नहीं कर रहा है तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट होना चाहिए वो हमारा इंफिनिटी हो जाना चाहिए। यानी हमें इसको इंफिनिटी पे पहुंचा देना है, और इंफिनिटी में पहुंचने के बाद एट इंफिनिटी उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यानी इंफिनिटी में या तो जस्ट पहुंच जाए, या इंफिनिटी में जाने के बाद भी उसके पास कोई वेलोसिटी बच जाए, तो वो वाले केस में हम लोग ये बोलेंगे जो वो पार्टिकल कभी भी अर्थ में वापस नहीं आएगा। ठीक है। सो इसका जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, प्लस जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, प्लस हाफ mvf²। तो m काट के तो खुश हो जाओ। तो V0² माइनस 2GME/RE is equals to VF², and that must be greater than or equals to 0. So what we get is V0²
is greater than or equals to 2gme upon re, तो V नॉट का जो मिनिमम वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gme by re. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ V नॉट जिस पर हम फेंकेंगे तो पार्टिकल कभी भी हमारा अर्थ पे वापस नहीं आने वाला है। अर्थ के लिए इसका जो वैल्यू होता है अगर हम पुट करें, दिस कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस वेलोसिटी is called escape velocity। जितना वेलोसिटी से फेंकने पर वो हमारा अर्थ पर वापस ना आए, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए उसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमें हर हाल पे एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अर्थ का एस्केप वेलोसिटी होती है दैट विल बी अंडर रूट 2gme by re, and it can be also written in the format under root 2g surface into re. This has to be always remembered. This is very 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 important. तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहां पर हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, हमने एक आसान सा क्वेश्चन लिए और उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी कर लिए हैं दैट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास यहां पर दो प्लैनेट्स है। एक प्लैनेट का मास है 4m और उसका रेडियस है 2r, और दूसरा प्लैनेट का मास है m और रेडियस है r। इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 9r। ना पहले वाले जो हमारा प्लैनेट है उसका सरफेस से जो कॉमन सेंटर जॉइनिंग लाइन है उसके अलोंग एक मास स्मॉल m को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो V नॉट का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए जो कि हमारा ये वाला जो सरफेस है, मतलब दूसरा वाला जो प्लैनेट है उस प्लैनेट के सरफेस पर हमारा पहुंच जाए। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला मास m को दोनों हमारा अट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। ठीक है, नाउ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा हमारे पास आएगा जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा 0 होंगे। क्योंकि ध्यान दो, कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूं P, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो I1 ग्रेटर देन I2 हुआ तो इसका सिंपल मतलब है M will be attracted towards 4m। ठीक है, और I1 जब लेस देन I2 होगा तो M will be attracted towards कैपिटल M। सो ध्यान दो, एक बार नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट हो गया,
उसके बाद तो पार्टिकल अपने आप ही दूसरे वाले प्लैनेट पर पहुंच जाएगा, हमें वहां पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हमें केवल वी हैव टू reach small m up to the point where I1 equals to I2 हो, यानी नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो हो वो हमारा 0 हो जाए। अगर नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हमारा कोई पॉइंट पर 0 हो चुका है तो उसके बाद वो वाले पॉइंट पर पहुंच जाए, फिर तो अपने आप जो हमारा m है वो खींच के लेकर वहां पर पहुंच जाएगा। पहले इस बात को समझो, हमें पूरा यहां का सरफेस तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें देखना है ये चीज जो कि बस वो पॉइंट तक पहुंच जाए, उसके बाद थोड़ा सा और वेलोसिटी हो, जैसे ही वो उस पॉइंट से हल्का सा भी राइट पर जाएगा, स्मॉल m जो है अपना ग्रेविटेशनल पुल से पार्टिकल को अपने तरफ लेकर आ जाएगा। हम ये निकालना चाहेंगे जो यहां पर जो हमारा x होगा वो हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, ये अगर x है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा 9r माइनस x है। अच्छा, I1 का वैल्यू कितना है? g इंटू 4m बाई एक्स स्क्वायर, और I2 का जो वैल्यू होगा 9r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Therefore, I1 is equals to I2, तो g इंटू 4m बाई एक्स स्क्वायर that is equals to g into m by 9r minus x का होल स्क्वायर। जी कट mm कट, जी कट mm कट, अब रूट ले लो, 2 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 9r माइनस एक्स। सो हमारे पास जो आ जाएगा 18r माइनस 2x इक्वल्स टू x, यानी 3x इक्वल्स टू 18r, x जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 6r। तो वो वाले पॉइंट पर हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0। हमें ये वाला पॉइंट P तक पहुंचाना है, तो ये वाला पॉइंट का नाम दे दो कुछ Q, ठीक है। नाउ वी हैव टू कंजर्व एनर्जी एट P एंड Q। अच्छा, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये वाले मास का? 4m के लिए सरफेस का पॉइंट माइनस g इंटू 4m इंटू m बाई 2r। बट इसका भी तो इंट्रैक्शन होगा, ये अगर 2r है, ये पूरा अगर 9r है, तो ये वाला डिस्टेंस 7r है, तो माइनस g इंटू m बाई 7r। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा एट पॉइंट Q। देयरफॉर U इनिशियल माइनस 2 g mm बाई r
माइनस जी एम एम बाई 7r, that is minus 15 GMM by 7r. और पोटेंशियल एनर्जी का जो फाइनल वैल्यू है वो हमारा कितना है? जब पॉइंट P पर आएगा तो 4m के लिए बाहरी पॉइंट माइनस G4m m, और ये डिस्टेंस जो है वो है 6r माइनस GMM बाई 3r. ये हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा तो यहां पर हो जाएगा माइनस GMM अपॉन r. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू हाफ m v नॉट स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. तो हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस 15 GMM बाई 7r प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस GMM अपॉन r. सो व्हाट यू गेट? m करके तो खुश हो जाओ. v नॉट स्क्वायर बाई 2, 15 GMM माइनस GMM बाई r. सो इसको करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8 GM अपॉन 7r. तो v नॉट स्क्वायर होगा 16 GM अपॉन 7r. तो v नॉट का जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास होंगे that will be equals to under root 16 GM upon 7r. V naught का जो मिनिमम वैल्यू होगा that will be under root 16 GM upon 7r. कम से कम इतना वेलोसिटी इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि ये वाला पार्टिकल यहां से दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाए. ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी. हमारे पास यहां पर एक डिस्क है, ठीक है, जिसका मास जो है दैट इज m और इसका रेडियस जो है दैट इज a. ठीक है. अब यहां पे m1 ले लो, चलो मास. एक दूसरा पॉइंट मास है जिसका मास है m2. ये वाला दूरी जो है दैट इज इक्वल्स टू l. ठीक है. अच्छा, ये एज्यूम कर लेना a इज मच मच लेस देन l. इनिशियली ये बहुत ज्यादा दूरी पर था, ये वाला चीज का हमारा एजम्पशन रहेगा. अच्छा, दे आर कोई स्मॉल जी वगैरह का फंडा नहीं है, ये स्पेस में है, दो मास इस तरीके से है. दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. फाइंड V relative during collision. Find the V relative during collision. जब दोनों मास हमारा आपस में कोलाइड करेगा उस टाइम पे दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होने वाला है. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल सिनेरियो रहेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा. ये डिस्क जो है वो इस तरफ मान लो मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 और पॉइंट मास जो है वो हमारा मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2. ठीक है.
तो V रिलेटिव जो हमें निकालने के लिए बोला गया है दैट इज नथिंग बट V1 प्लस V2, ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। ओके अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क एट एक्सिस क्या होता है, वो हम लोगों ने निकाले थे, और वो कितना आया था मेरे पास, -2GM1 अंडर रूट R² प्लस A² प्लस R, ये हम लोगों का आया था। तो जो हमारा इनिशियल V था जब ये L दूरी पे था, ये वाला टर्म को मैं प्रैक्टिकली R ही लिख सकता हूं, तो यहां पर मेरे पास सिंपली आएगा 2GM1 अपॉन 2L, L को R को L लिख दिया और L के सामने A को मैंने नेग्लेक्ट किया, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, तो ये 2L होगा। दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू -GM1 अपॉन L। तो इन दोनों सिस्टम का जो हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी -GM1m2 अपॉन L, दैट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जो हमारा फाइनल पोटेंशियल होगा वहां पर R हमारा 0 होगा, यहां पर R जो है वो हमारा L था और यहां पर R हमारा 0 होगा, तो 0 अगर मैं पुट करता हूं तो फाइनल V जो आएगा मेरे पास दैट विल बी -2GM1 अपॉन A। R को 0 पुट कर दो, तो जो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी -2GM1m2 बाई A। ओके, अब हम लोग क्या करें, डिस्क प्लस पॉइंट मास को हम ले लेते हैं एक सिस्टम। अच्छा, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हुए इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0, मैं राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान रहा हूं, m1v1 माइनस m2v2, ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हुए जो हमारा सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। सो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू v2 स्क्वायर। अच्छा, v2 का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं,
m1v1 बाई m2 का होल स्क्वायर। मैं v2 को एलिमिनेट कर रहा हूं। दैट विल बी इक्वल्स टू g, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2g m1 m2 2 बाई a माइनस 1 बाई l। ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा? v1 स्क्वायर बाई m2 अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा क्या? ध्यान दो, दिस विल बी m1 स्क्वायर बाई m2, तो m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर, और एक m1 कॉमन लेके तो बाहर पहले काट दो। एक काम करो, तो v1 स्क्वायर बाई m2 1 प्लस m1 बाई क्या आएगा? सॉरी, m1 प्लस m2 आएगा। सिंपली m1 प्लस m2 आएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा m1 बाई m2 प्लस 1, तो m2 कॉमन लेते हुए ये आएगा, दैट इज 2g m2 2 बाई a माइनस 1 बाई l। ट्रस्ट मी, कैलकुलेशन ये आएगा। सो v1 का जो वैल्यू आएगा m2 बाहर कॉमन ले लो, और यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2g 2 बाई a माइनस 1 बाई l, और यहां पर डिवीजन में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो v रिलेटिव कितना आएगा? दैट इज v1 प्लस v2। v2 का वैल्यू क्या होगा? m1 v1, तो v रिलेटिव आ जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 इंटू v1। नाउ m2 इज कैंसल्ड, m1 प्लस m2 हमारा अंदर चला जाएगा, तो v रिलेटिव जो हमारे पास आएगा 2 m1 प्लस m2 g 2 बाई a माइनस 1 बाई l। So that will give me the relative velocity at the time of collision. It's a simple question regarding conservation of energy and conservation of momentum. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ पे एक बहुत पतला सा टनल ऐसे कटा हुआ है। अर्थ का मास को कैपिटल M मान लेना है। यहां पर टनल जो है, उस टनल का सेंटर अर्थ के सेंटर से r/2 के दूरी पर है। टनल इज वेरी थिन, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में या जो हमारा अर्थ का इंटरनल फील्ड है उस पर कोई भी बदलाव नहीं लाया है, ये चीज हम एज्यूम कर सकते हैं। तो सवाल यहां पर यह है, जो अगर यहां से मैंने एक पार्टिकल m को रिलीज किया एक एंड से, और ये हमारा टनल का सेंटर में हमारा स्टेशनरी हो गया है, तो सवाल यह है जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। टनल जो है वो रफ है, ठीक है। और दूसरा सवाल यह है फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन कितना होगा। मैं ये वाला क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करूंगा। सबसे पहला तो टफ वाला मेथड, दैट इज द फोर्स मेथड, ठीक है। लेट्स सी, मान लो कोई एक इंस्टेंट पे जो हमारा टनल का सेंटर है, यहां पर पार्टिकल m एट अ डिस्टेंस ऑफ x जो है उतना दूरी पर है।
ये हमारा अर्थ का सेंटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो लगेगी वो हमारा कुछ इस तरफ लगने वाली है, आई। और ये वाला आई का जो वैल्यू होगा, क्योंकि ये इंटरनल पॉइंट है, दैट विल बी gm/r³ इनटू ये वाला डिस्टेंस। नाउ दिस इज, इसको मैं फिलहाल के लिए L बोल देता हूं। L का वैल्यू है r/2 √x² + L²। और जिस कारण पे इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाला है, ये वाला डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स का यहां पर दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। यहां पर एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूं तो ये वाला एंगल भी थीटा है। तो ये वाला तो हमारा एक्सीलरेटिंग फोर्स है, और ये वाला फोर्स को काउंटर बैलेंस जो करेगा वो नॉर्मल करेगा, और क्योंकि यहां पर रफ है तो पीछे की तरफ हमारा फ्रिक्शन लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल एन जो होगा दैट विल बी नथिंग बट f cos थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू mi इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू है L/√x² + L²। तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा n, दैट विल बी इक्वल्स टू G∠M इंटू L/r³। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो कि हमारा कांस्टेंट है। सो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज μn by r³ into L, ठीक है। अच्छा, सो dw जो होगा, इसके कारण मान लो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, x हमारा कम हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो है -dx, तो -μm/r³ इंटू L इंटू -dx। सो जो हमारा वर्क डन होगा ये वाला फ्रिक्शन का, दैट फ्रिक्शन का वर्क डन इज सिंपली इक्वल्स टू μg M/r³ L इंटू dx। तो जो हमारा टोटल वर्क डन होगा ΔW, अच्छा L का वैल्यू पुट कर दो r/2, तो एक r³ तो कटेगा, तो μgmm/2r² इंटीग्रल dx। अच्छा, x का इनिशियल वैल्यू जो होगा, नाउ दिस इज r/2, दिस इज r, तो x का इनिशियल वैल्यू होगा √r² - r²/4, दैट इज √3r/2, और फाइनल वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ΔW सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू -√3 μg mm/4r। That will be the net work done by the force। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात, फोर्स मेथड से हमें समझ में आ चुका होगा जो हम ए वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अच्छा, तो अब अगला म्यू का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा वर्क डन है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है इनिशियली और फाइनली, दैट बोथ विल बी इक्वल्स टू 0। जो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो डेफिनेटली हमारा इक्वल होने वाला है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू क्या है? ये हमारा सरफेस का पॉइंट है, तो जो अर्थ का पोटेंशियल होगा दैट विल बी माइनस GM बाई R इनटू द मास। अब C पॉइंट जो है वो हमारा अर्थ के इनसाइड है। V एट C जो होगा वो हमारा कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस GM बाई 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो दिस इज 12 माइनस 1 दैट इज 11 माइनस GM बाई 2R क्यूब इंटू 11R स्क्वायर बाई 4। तो जो हमारा सेंटर पे पोटेंशियल होगा दैट इज माइनस GM बाई 8R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू होगा माइनस क्या, GMM अपॉन 8R। हाँ कि ना? तो दोस्तों, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव है दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू माइनस पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस 3GMM बाई 8R। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई बदलाव नहीं है, तो जो भी वर्क होगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बदलाव में ही इस्तेमाल होगा। तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू डेल्टा PE। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं -√3 म्यू GMM बाई 4R माइनस 3GMM बाई 8R। चलो माइनस माइनस काट के खुश हो जाओ और GMM काट के खुश हो जाओ। तो म्यू जो आएगा, RR काट के भी खुश हो जाओ, 3 इंटू 4 बाई √3 इंटू 8। तो म्यू का जो वैल्यू आएगा that will simply come out to be equals to √3 by 2. So, this is the force method analysis regarding the potential energy, regarding the work done and finding the value of mu. अच्छा, अगर तुम एनर्जी मेथड लगाते हो इसमें तो पहले तुम्हारा ये वाला वर्क डन जो है वो अपने आप आ जाएगा, फिर तुम फोर्स एनालिसिस करके वर्क इन टर्म्स ऑफ म्यू जो है वो निकालोगे एंड फिर दोनों को इक्वेट करोगे। यानी प्रॉब्लम का जो ऑर्डर है वो हमारा एग्जैक्टली बदलने वाला है, बाकी और किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आने वाला है। यानी पहले तुम अगर एनर्जी लगाओगे तो
तो पहले तुम्हारे पास डेल्टा पी आएगा, वहां से वर्क डन आ जाएगा। तो पहले हम लोग ये वाला वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, फिर फोर्स एनालिसिस करके वर्क निकालोगे इन टर्म्स ऑफ म्यू, और फिर उन दोनों को इक्वेट करते हुए हमारे पास म्यू का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। देखो, अगर मान लो केवल और केवल डेल्टा डब्ल्यू फ्रिक्शन निकालने के लिए बोले तो चुपचाप एक काम करो भाई, एनर्जी मेथड अप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन म्यू का वैल्यू अगर निकालने के लिए बोला है तो इन दैट केस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सेप्ट एक ही तरीका बचता है, वो है हमें फोर्स और एनर्जी दोनों एनालिसिस करते हुए हम दोनों केस में वर्क डन निकालेंगे और उसके बाद उन दोनों को इक्वेट करते हुए म्यू का वैल्यू निकालने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सेंटर से 5r डिस्टेंस की दूरी पे, आज जहां पे रेडियस ऑफ द अर्थ है, एक छोटा सा एस्ट्रॉयड है जो इस तरीके से विनॉट से हमारा आगे आ रहा है। इन द जर्नी फाइनली इट जस्ट ग्रेजेस द अर्थ। थीटा अगर हमारा 30 डिग्री है तो सवाल यह है जो हमारा विनॉट है उसका वैल्यू कितनी होगी। तो ये वाला एस्ट्रॉयड के बारे में अगर देखा जाए, इसका मोशन कुछ इस प्रकार से है। ये जर्नी के दौरान कोई एक पॉइंट पे यहां पर अर्थ के सरफेस को जस्ट ग्रेस किया, मतलब यहां पर हमारा अर्थ का जो रेडियस है, इसका रेडियस वेक्टर और जो वी वेक्टर है वो हमारा आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये पूरा मोशन के दौरान ये वाला एम के ऊपर जो भी फोर्स लगा है वो हमारा हमेशा इसके अर्थ के सेंटर के थ्रू ही पास किया है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ को एक्सिस लेता हूं, अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ को एक्सिस लेता हूं, जो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो हमारा 0 होगा। जो हमारा पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 0। सो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, ये वाला पार्टिकल का जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो डेफिनेटली कंजर्व्ड होगा। अगर इस प्रकार से एंगल वगैरह में फेंका जाए तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो डेफिनेटली सोचना ही सोचना। अच्छा, यहां पर विनॉट का 2 कंपोनेंट है साफ साफ। जो विनॉट कॉस थीटा है उस कारण पे कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो केवल विनॉट साइन थीटा के कारण होगा। तो एम विनॉट साइन थीटा इंटू आर, स्मॉल आर, ये 5r, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम v इंटू आर, ये वाला पॉइंट पे, क्योंकि यहां पे तो v और r आपस में परपेंडिकुलर है। सो ये वाला काट के खुश हो जाओ, तो जो हमारा उस पॉइंट का v होगा दैट विल बी सिंपली 5 v नॉट साइन थीटा। थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो उस पॉइंट का वेलोसिटी होगा 5 v नॉट बाई 2। अच्छा, अगेन मैं अगर अर्थ और एस्ट्रॉयड को मैं अगर एक सिस्टम की तरह ट्रीट करूं तो ऑब्वियस सी बात है, वर्क तो कुछ है नहीं एक्सटर्नल, टोटल एनर्जी जो होगा वो हमारा कंजर्व्ड होगा। तो ये वाला पॉइंट पर जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है बाई 5r प्लस जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, उसमें डायरेक्शन तो मैटर नहीं करता है, स्केलर है।
that is equals to final potential energy minus gmm by r plus the final kinetic energy, that is half mv square. So now m को कैंसिल आउट कर दो यहां पर. So v square minus v naught square by 2, that is gmm by r, gm by 5r, that is equals to 4 gm upon 5r. अच्छा, v का वैल्यू कितना है? 5 v naught by 2, तो 25 v naught square by 4 माइनस v naught square 8 gm by 5r. ये हमारे पास हो जाएगा 21 v naught square by this, तो v naught square 32 gm by 105r. So जो हमारा v naught का वैल्यू आ जाएगा, that will be simply equals to under root 32 gm by 105r. ये हमारे पास v naught का वैल्यू आ जाएगा. तो इस प्रकार का एंगल में अगर कुछ भी हो तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के बारे में डेफिनेटली सोचना ही सोचना है. एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं. ओके दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स सी. ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस है r, मास है m. नाउ ये अर्थ का यहां का टेंजेंट है. एक पार्टिकल स्मॉल m को मैंने यहां पर प्रोजेक्ट किया v naught से. ठीक है. ये इनिशियली मान लेना इट इज वेरी वेरी फार अपार्ट. अब ये बोला हुआ है स्मॉल m हिट्स द surface of the earth, hits the surface of the earth at an angle theta. तो find v naught. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा और जिस कारण पे ये वाला पार्टिकल का मोशन कुछ इस प्रकार से होगा. मान लो इसका जो वेलोसिटी है, थोड़ा अजीबोगरीब ड्राइंग हो गई है, परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है. ये है मान लो v वेक्टर, कोई एक इंस्टेंट पे, और वहां पर दिस इज द रेडियस वेक्टर, और ये हमारा उस इंस्टेंट का सरफेस है. तो हमें जो एंगल दिया हुआ है सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए हिट करता है. ओके, नाउ लेट्स सी. ऑब्वियसली बात है, मैं यहां पर इसको दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर सकता हूं. v को एक ऐसा और एक ऐसा. ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा है. दिस एंगल इज थीटा. तो सेंटर ऑफ अर्थ को यहां पर एक्सिस ले लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली हमारा कंजर्व होगा. सो जो हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, ध्यान दो, ये हमारा कैपिटल R है,
दैट विल बी इक्वल्स टू एम वी नॉट कैपिटल आर, और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी, यहां पर ये वाला कंपोनेंट का तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, जो हमारा कोसाइन कंपोनेंट है केवल वही हमारा काम का है, एम वी कॉस थीटा इंटू आर। सो एम एम गॉन, आर आर गॉन, तो v जो आएगा दैट विल बी सिंपली वी नॉट सेक थीटा। और अब यहां पर एनर्जी कंजर्व करो, तो एनर्जी कंजर्व करते हुए क्या आएगा, जो हमारा सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा ग्रेविटेशनल, क्योंकि वेरी फार अपार्ट है, वो तो डेफिनेटली जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलो एम तो काट के खुश हो जाओ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन आर, एंड v का जो वैल्यू है दैट इज वी नॉट सेक थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm बाई आर। सो मेरे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2gm बाई आर। सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, सो वी नॉट हमारे पास सिंपली आ जाएगा अंडर रूट 2gm बाई आर इंटू कॉट थीटा, 1 बाई tan थीटा, जैसे करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा। तो ये भी हमारा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। या फिर इस प्रोफाइल का और क्या सवाल दिया जा सकता है, ध्यान दो, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ का कोई एक पॉइंट का वर्टिकल है, यहां से मैं इस तरीके से थीटा एंगल बनाते हुए एस्केप वेलोसिटी बाई 2 से मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं। अर्थ का मास जो है वो ले लो r, और अर्थ का मास ले लो m, रेडियस ले लो r, ve इज द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। सो सवाल ये है, फाइंड h max above the surface, find h max above the surface। कैसे निकालूंगा, बाय द वे इसके वेलोसिटी का वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2gm बाई आर, तो जो वेलोसिटी से मैं प्रोजेक्ट किया हूं दैट इज gm अपॉन 2r। ये वाला पार्टिकल जो है वो हमारा इस तरीके से कोई एक मोशन करने वाला है, ध्यान दो, जो हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, मान लो सेंटर से डिस्टेंस r है, वहां पर उस इंस्टेंट पे जो हमारा वेलोसिटी होगा v, इसको v नॉट बोल दो, ठीक है, इसको v नॉट बोलो, जो हमारा v होगा वो डेफिनेटली हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगेन जो भी हमारा फोर्स पास कर रहा है वो अर्थ का सेंटर के थ्रू ही पास करेगा, तो सेंटर ऑफ अर्थ, इसको एक्सिस ले लो, तो वी कैन कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम में लगा सकता हूं, सिंपली यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता हूं। सो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाता हूं तो दोस्तों यहां पर सिंपली इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो। जो हमारा v नॉट कॉस थीटा है वो किसी काम का नहीं है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो v नॉट साइन थीटा के कारण ही होगा। तो m v नॉट साइन थीटा इंटू r, दैट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू mv स्मॉल r। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा। तो जो v होगा दैट विल बी v नॉट r साइन थीटा अपॉन स्मॉल r। ये एक रिलेशन डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं। और अगेन ये वाला पार्टिकल और अर्थ को अगर मैं एक सिस्टम की तरह ट्रीट करूं तो टोटल एनर्जी जो होगा वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होने वाला है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल बी माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर। अच्छा, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या है, जी एम बाई टू आर। तो यहां पर आ जाएगा प्लस जी एम एम बाई 4r माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर। एंड वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू अगेन पुट कर दो तो यहां पर हो जाएगा जी कैपिटल एम बाई 2r। तो जी एम एम तो पूरे में से काट के खुश हो जाओ। यहां पर इस तरफ मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दो, माइनस 3 बाई 4r माइनस 1 बाई r, माइनस एक r तो काट दो, कैपिटल R साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 r स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। सो 4 r स्क्वायर से पूरे चीज को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, क्या आएगा, कैपिटल R साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4r इज इक्वल्स टू माइनस 3r स्क्वायर बाई कैपिटल R। ये हमारे पास आ जाएगा। तो कैपिटल R से मल्टीप्लाई भी कर दो और माइनस साइन के साथ भी, 3r स्क्वायर 4 कैपिटल R स्मॉल r आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस इक्वल्स टू 0 कर दिया। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन स्मॉल r। सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल r इक्वल्स टू 4 कैपिटल R (16r स्क्वायर) माइनस 12r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, r का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है हमारा कैपिटल R से छोटा हो नहीं सकता है, तो माइनस जो है वो फर्जी है,
क्योंकि वो ऑलरेडी 2r/3 पे है, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है, तो माइनस हमारा फर्जी है, वो ये वाला आएगा। अच्छा, इसमें से एक 4 बाहर आएगा, फोर आर प्लस 2√4 माइनस 3, 2r को कॉमन निकाल लो बाहर, 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई 6। तो 2 से अब काट दो, फाइनली जो हमारा r का वैल्यू आएगा दैट विल बी r/3 2√4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेंटर से डिस्टेंस है। बाय द वे निकालने बोला है H मैक्स, तो H मैक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल r माइनस कैपिटल R। वो वाले को सिंपली निकाल दो, ठीक है, खैर वो तो बाहर में जाए। सो जहां पे भी एंगल रिलेटेड बात आता है वहां पर हम लोगों का डेफिनेटली ध्यान दो, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई करना ही है। हाँ, बट एक बात ध्यान देना, एस्केप वेलोसिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल, क्योंकि इंफिनिटी पे पहुंचाना है तो वहां पर तो ये वाला टर्म हमारा पूरा ही 0 होगा, तो V0 का एंगल क्या है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात ध्यान देना, और VE does not depend upon the angle of projection। एस्केप वेलोसिटी कभी भी हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। सो वी हैव डन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग जो सैटेलाइट मोशन है यानी जो ऑर्बिटल मोशन है उसके बारे में बातचीत करना चालू करते हैं। ओके।